चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था रोटेशनल मोशन और उससे रिलेटेड रोलिंग मोशन के बारे में देखा था। आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन में आपके पास जब बॉडी आपके पास किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है देन उससे रिलेटेड क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहाँ पर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। लिखना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले इसमें जरा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज के लिए हमारे पास दो बॉडी है, एक m मास की बॉडी ये है, एक m2 मास की बॉडी ये है। ठीक है, स्पेस में अगर हमारे पास कहीं पर भी अगर दो बॉडी है, एक का मास आपका m1 और दूसरे का मास क्या m2, और ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इनके बीच आपके पास सपोज कर लिया मैसी बॉडी है तो एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? मैसी बॉडी है तो क्या लगता है? इनके बीच एक फोर्स लगता है। मतलब ये बॉडी क्या करती है, इसको अपनी तरफ खींचती है। ये जो बॉडी है इसको क्या कहां की तरफ खींचती है? अपनी तरफ खींचती है। और ये जो बॉडी है इसको आप कहां की तरफ खींचती है? अपनी तरफ खींचती है, ऐसे करके। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? इस पे जो फोर्स लगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस पर अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? फोर्स ऑन वन ड्यू टू आपके पास क्या लिख सकते हैं? टू लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स लगता है इनके बीच आपके पास, ये आपको पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑबी कर रहा है। मतलब डायरेक्शन में तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये जो फोर्स आता है, ये फोर्स कितना आता है? जी आपने देख रखा है m1 m2 डिवाइडेड बाय कितना आता है? ये r स्क्वायर। ये क्या आता है? मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच जितना फोर्स काम कर रहा है। अब यहाँ पे जी क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सल आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जी की जो वैल्यू है थ्रू आउट द यूनिवर्स क्या रहती है? सेम रहती है। इसकी वैल्यू आपको पता भी होगी, ये कितनी होती है? 6.67 इंटू आपके पास 10 की पावर आपके पास माइनस का 11। इसका यूनिट निकालोगे तो न्यूटन आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं भाई? ये जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं बोलूं इनके बीच की अगर डिस्टेंस कितनी है? आर है। ठीक, तो अगर बाहर की तरफ अगर डायरेक्शन क्या होगी? प्लस आर कैप, अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होगी? माइनस ऑफ आर कैप। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ क्या आ जाएगा? आर कैप। क्यों? क्योंकि फोर्स कहां की तरफ लगता है? अंदर की तरफ। एट्रैक्टिव होता है नेचर में। तो फोर्स यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आर कैप की जो वैल्यू होती है, आर कैप को लिखा जाता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या? मॉडुलस ऑफ आर। तो यहां से जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या लिख सकते हैं? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? आर क्यूब। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ आर क्यूब भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ आर क्यूब इनटू आर वेक्टर। देखो ये भी आपके पास फॉर्म है, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। ये ध्यान में रखिए, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। आप इसको हमेशा ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करेगा आप कैसे यूज करना चाहे। ऐसे यूज करना चाहोगे तो यहाँ पर आर, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में होगा, ये वेक्टर के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर मैं बात करूं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली इसमें प्रॉपर्टी होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कैसा होता है? पहली बात अट्रैक्टिव होता है। ये रिपल्सिव नहीं है। दो बॉडी के हमेशा मास हमेशा, अगर यहां पर अगर ये अगर मार्कर अगर यहां से ड्रॉप करूंगा तो अर्थ इसको कहां की तरफ खींचती है? अपनी तरफ खींचती है। तो पहली बात क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा अगर मैं बात करूं, जरा देखो, आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। 10 की पावर माइनस 11 मतलब क्या हुआ? 0.00000 करोगे आपके पास, समझ में आई नहीं? 11 बार फिर जाके 6.7 के आसपास आएगा वो। तो अगर आप ये समझ पा रहे होगे कि ये क्वांटिटी कितनी छोटी है, जब इस क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैसा बनेगा? फोर्स कैसा आएगा? बहुत कम आएगा। जब तक का बॉडी के मास बहुत ज्यादा नहीं है उस केस में आपके पास फोर्स जी की वैल्यू कैसी आए? ये जो पूरा एफ की वैल्यू क्या आएगी? कैसे आएगी? स्मॉल आएगी। इस जी की वैल्यू की वजह से ये जो फोर्स होता है ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ये जी की वैल्यू आपके पास क्या है? ये आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर आपने देख रहा है माइनस 11।
इसकी इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है, सबसे अब वीकेस्ट फोर्स होता है नेचर का। समझ में नहीं आई बात? तो कैसा है ये वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। आपने पहले पढ़ रखा कि नेचर में 4 तरीके के फोर्स है, उन चारों में से सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा अगर मैं पॉइंट अगर डिस्कस करूं तो तीसरा पॉइंट क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये फोर्स कैसे लगता है? अभी आपने देखा था कि जब दो मास पार्टिकल थे, ये जब दो मास पार्टिकल थे, एक मास पार्टिकल यहां पर था, एक मास पार्टिकल यहां पर था, तो आपने ये जो फोर्स लगाया कैसे लगाया? आपने कहा भी ये जो बॉडी है इसको अपनी तरफ खींच रही है इधर की तरफ, ये जो बॉडी है इसको अपनी तरफ खींच रही है। देखो इन दोनों बॉडी के जो मास है इसके जो सेंटर है इनको मिलाने वाली लाइन का अलोंग लग रहा है। जब भी फोर्स दोनों बॉडी के मास को मिलाने वाली है, जो दोनों बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन का अलोंग लगता है, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। पहली बात ये कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स मतलब कोई भी फोर्स जो मतलब ये जब बॉडी से फोर्स लगा रही इधर उधर नहीं लग रहा है, ये इन दोनों को मिलाने वाले लाइन का अलोंग लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब इट एक्ट अलोंग द लाइन joining the center of two bodies। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो फोर्थ पॉइंट क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। ये फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब जब आप किसी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस होगी, देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसा आएगा? हमेशा डिफरेंट पाथ के अलोंग कैसा आएगा? सेम। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स अगर होगा तो नॉर्मल सी बात है, इसका कर्ल कितना होगा? 0। ये ध्यान में रखना भाई। अगर पांचवा अगर मैं बात करूं और क्लोज पाथ में इसके थ्रू वर्क डन कितना होगा? ये भी 0 होगा। क्लोज पाथ में वर्क डन भी कितना होगा? 0। किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ये हमने सारी बातें पहले देख रखी हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होता है? लॉन्ग रेंज होती है। इसकी रेंज कैसी होती है? लॉन्ग रेंज। मतलब आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर मैं इनके बीच फोर्स अगर लिख रहा हूं तो फोर्स कितना लिख रहा हूं? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये फोर्स कब तक लगेगा? जब तक r बना रहेगा। दो पार्टिकल को मैं अगर r की वैल्यू अगर इंक्रीज करूं तो नॉर्मल सी बात है f की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। f कब 0 होगा? जब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, इन्फिनिटी। समझ आई नहीं आई बात? तो रेंज कैसी है? इनफाइनाइट है। आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, लॉन्ग रेंज भी बोल सकते हो। रेंज कैसी है इसकी? इनफाइनाइट या लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता भाई। ये जो फोर्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब जैसे आपने देखा कूलम फोर्स देख रखा है कि भाई अगर एयर में अगर या फिर स्पेस में अगर फ्री स्पेस में अगर चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स अलग होता है। अगर मैं वाटर में 2 चार्ज पार्टिकल कंसीडर करूं तो फोर्स अलग होता है। लेकिन आप मास पार्टिकल चाहे कहीं भी कंसीडर करें, अगर उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है, चाहे वो एयर में हो या फिर वाटर में हो या किसी लिक्विड में हो, फोर्स कैसा रहता है? सेम। तो ये पहली बात, आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, दो पार्टिकल आपके एयर में रखे हुए मास पार्टिकल, बाद में उनको किस में रख दिया? ग्लास वाटर में रख दिया, देन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 3 टाइम्स ये वो करके, ठीक, 3-4 ऑप्शन बना देगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए फोर्स चेंज नहीं होता है। ये कैसा होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। कैसा होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स है। इंडिपेंडेंट फोर्स है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो जब भी दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब भी दो पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। इस फोर्स को बनाने के लिए थर्ड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर कहीं स्पेस में अगर कहीं जगह पर अगर दो पार्टिकल अगर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन आपस में ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं, इनको इंटरेक्शन कराने के लिए थर्ड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या हुआ? आप इसको ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। सपोज कर लिया कि भाई आप सपोज कर लिया क्या खेल रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। तो सपोज के लिए आप कोई क्रिकेट, सपोज के लिए आप बैडमिंटन खेले, कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां हैं, ठीक है, आपका फ्रेंड यहां है। इसको रिलेट करना मैं आपको कुछ बताऊंगा, ये ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? जब भी दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन करते हैं थर्ड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है।
उस पार्टिकल को बोलते हैं एक्सचेंज पार्टिकल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं उस चीज को समझिए, पहली बात जरूरत क्यों पड़ी इस बात को जरा समझिए। मैंने कहा भी सपोज के लिए दो आपके पास क्या है, आप और आपके फ्रेंड सपोज के लिए क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक। सो ठीक हो गया, तो आप गेम खेले तो नॉर्मल सी बात है, ठीक हो गया। अब आप कोई आया और आपके पास सपोज के लिए बैडमिंटन छीन के ले गया, या जो सेटल होती है, जो कॉक होती है, उसको क्या करके ले गया, छीन के ले गया। तो क्या उसके बाद भी आप खेलते रहोगे क्या? नहीं खेलते रहोगे। ये आप आपस में खेलते कब तक रहोगे, जब तक का आपके पास बैडमिंटन दोनों के पास होगा, सेटल भी होगी, तभी तक तो खेल पाओगे। और जैसे ही उसको कोई आपके पास छीन के ले जाएगा, तो फिर उसके बाद आप यहां पर खेलते नहीं रहोगे, आप यहां पर इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, फिर आप अपने घर को चले जाओगे, आइए अपने घर को चले जाएगा। समझ में नहीं आई बात? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पास वो गेम में बने रहने के लिए आपके पास बैडमिंटन या शटल थी, तब तक आप गेम में बने थे, यानी कि आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आपके पास वो थर्ड, यानी कि जो शटल, या आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, जो शटल या कॉक आपके पास अगर किसी ने कोई अगर ले गया बाहर से आकर के, तब आप वहां पर नहीं रह पाओगे, ये अपने घर को चले जाएगा, ये अपने घर को चले जाएगा। समझ आई नहीं आई बात? कहने का मतलब अगर ये दो आपस में इंटरेक्शन करे, तो इंटरेक्शन के लिए थर्ड पार्टिकल की जरूरत पड़ती है भाई, बिना उसके आपके पास ये आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस थर्ड पार्टिकल को क्या बोलते हैं हम आपके पास, जो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कराता है, जो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन कराने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज पार्टिकल बोलते हैं। सो एक्सचेंज ये हमेशा होता है जब भी दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आगे जाके हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखेंगे, जो कूलम फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा, वो आपके पास फोटोन होगा। क्या होगा? फोटोन। मतलब ये मास पार्टिकल यहां पर है, इसकी इंफॉर्मेशन इस पार्टिकल को कौन देगा, यहां एक पार्टिकल देता है, उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटॉन। एक्सचेंज पार्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन। क्या है? ग्रेविटॉन है। क्या लिखा मैंने? एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, आपके पास क्या? ग्रेविटॉन। अच्छा, ग्रेविटॉन करता क्या है? दिस पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल, ये पार्टिकल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंटरेक्शन बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल, ठीक है। दिस पार्टिकल कौन सा पार्टिकल? ग्रेविटॉन। कौन सा पार्टिकल? ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन, दिस पार्टिकल ग्रेविटॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर interaction between two massive body। तो दो मैसिव बॉडी में इंटरेक्शन किसकी वजह से होता है? ग्रेविटॉन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ग्रेविटॉन की वजह से होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसको तुम डेली लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे होता क्या ना, जैसे शादी होती है, होती नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि लड़की वाले उठ के चले, लड़के वाले के घर तुरंत चले जाते हैं, ये लड़के वाले के जो लड़के वाले हैं वो तुरंत लड़की के घर चले जाते हैं। कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन देता है, होता नहीं होता ऐसा डेली लाइफ में। मतलब कोई ना कोई ऐसा कहता है, यार उनकी लड़की है या उनका लड़का है, उनसे आप बात कर लीजिए करके, ऐसे तो होता है। तो वो उठ के जाते हैं और आपके पास तब जाके बात करते हैं। वो जो थर्ड पर्सन है जो इंटरेक्शन करा रहा है, दैट इज कॉल्ड आपका एक्सचेंज पार्टिकल। आई थिंक आप अब ये आपको रिलेट कर पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं करके, समझ में आई बात? तो डेली लाइफ से रिलेटेड ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल at a distance is at a distance r is f, ठीक है। मैंने क्या लिखा? इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल एट अ डिस्टेंस r, ठीक है, इज f, इफ द डिस्टेंस बिटवीन these two, ठीक है, the distance between आपके पास these two becomes half, then nu
फोर्स बिटवीन देम। जो नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है 2F, ऑप्शन है F/2, ऑप्शन 3 है F/4, ऑप्शन डी है 4 टाइम्स ऑफ F। चार ऑप्शन है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दो पार्टिकल है बोला, एक M1 पार्टिकल है, M2 पार्टिकल है, इनके बीच फोर्स है बोला कुछ क्या F, कितना है G M1 M2 डिवाइडेड बाय कितना R स्क्वायर। बाद में डिस्टेंस को कितना कर दिया, मास से इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मास को भी चेंज करता बात की बात है, लेकिन किसको चेंज किया है बोलो, इनके बेस में मास की वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया, डिस्टेंस को चेंज किया है। तो डिस्टेंस बाद में कितनी कर दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू आपके पास क्या बिकम्स हाफ, कितनी होगी, आधी होगी। तो आधी होगी तो मैंने कहा फोर्स कितना हो गया, सपोज के लिए F डैश, तो कितना आ जाएगा G M1 M2, कितना आ जाएगा R/2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये कहां चले जाएगा ऊपर, 4 चले जाएगा ऊपर। तो जो नया फोर्स आएगा ये F डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा F, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, कितना हो जाएगा ये 4 गुना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, ये तो बड़ा अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन है, इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, दो स्फेयर हैं जिनकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है, दो स्फेयर हैं जिनकी रेडियस कितनी है आर, ठीक है, प्लेस्ड, ठीक है, इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैविंग इक्वल मास एंड डेंसिटी, क्या डेंसिटी, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, किसमें रखे हुए हैं, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैविंग इक्वल मास एंड डेंसिटी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, देन द फोर्स between these sphere varies as, कैसे वेरी करेगा ये बताना है। ऑप्शन ए है F प्रोपोर्शनल टू R, ऑप्शन बी है F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऑप्शन सी है F प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, F डी है आपके पास, ऑप्शन डी है F प्रोपोर्शनल टू इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R की स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ टू स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैविंग आपके पास इक्वल मास एंड डेंसिटी प्लेस इन कॉन्टेक्ट, द फोर्स बिटवीन दीज स्फेयर वेरीज एज, कैसे वेरी करेगा ये बताना है आपको। दो स्फेयर हैं, बात समझ में आ गई है, ठीक है, दो स्फेयर, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है, दोनों को कॉन्टेक्ट में रखा है, दोनों का मास कैसा है, सेम, डेंसिटी कैसी है, सेम। तो अगर ये रेडियस अगर आर होगी तो ये रेडियस क्या होगी, आर। इस पूरे का मास बोल दिया m, इस पूरे का मास बोल दिया m। अच्छा, इस पूरे का मास स्फेयर होगा तो कहां पर एक्ट करेगा, इसके सेंटर पर एक्ट करेगा। इस पूरे का मास कहां पर एक्ट करेगा, यहां पर एक्ट करेगा। मतलब एक m मास का पार्टिकल, अगर आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आप बनाना चाहते हैं डायग्राम, तो कैसा आएगा, एक मास पार्टिकल यहां पर रखा है, एक मास पार्टिकल यहां पर रखा है, मतलब एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है, जिसका मास कितना m और डिस्टेंस कितनी हो गई ये 2r। तो इनके बीच फोर्स कितना आएगा, फोर्स अगर लिखना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, F G कितना आ जाएगा, m इंटू एम कितना आ जाएगा, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2r का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 4r स्क्वायर। लेकिन अब अगर आप यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप ऑप्शन में अगर लिखोगे तो F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो आप यहां से ये वाला डी वाला ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी वाला टिक करके अगर आगे बढ़ जाओगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उसने डेंसिटी वगैरह के बारे में बात करी है तो हमको ये मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करके देखना चाहिए कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा करके, बिल्कुल डिपेंड करेगा। तो रिलेशन कैसा आएगा, देखो वो जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया था ना, पॉइंट मासेस के लिए बनाया था, ये भी ध्यान में सुनना। ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बनाया है ये आपके पास किसके लिए है, ये F इक्वल टू G M1 M2 आपके पास बाय R स्क्वायर, पॉइंट मासेस के लिए। अगर मान लो बॉडी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, देन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो मास है
इस मास के अंदर रेडियस का टर्म जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मास इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो वहां पर उस वॉल्यूम के टर्म में रेडियस का टर्म जरूर होगा। देन उस कंडीशन में फोर्स अलग तरीके से वेरी करेगा। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं करके? जो अभी आपने रिलेशन लिखा, उस ये जो रिलेशन लिखा है किसके लिए लिखा था? जी m1 m2 आपके पास बाय आर स्क्वायर, वो लिखा था पॉइंट मासेस के लिए। लेकिन अगर मासेस मान लो आपके पास कैसे हो गए, एक्सटेंडेड हो चुके हैं, देन उस केस में फोर्स की वैल्यू आपको ये मास को भी ओपन करके लिखना पड़ेगा। फिर उसमें रेडियस, इन बॉडीज की आपके पास, अभी तक मैंने उन बॉडीज के रेडियस के बारे में बात नहीं करी थी, अब इनके रेडियस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये जो टर्म आएगा जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू आपके पास क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आएगा आपको पता है, स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, 4r स्क्वायर। प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि भाई अगर ये कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, इनका रेडियस का कंट्रीब्यूशन भी आएगा। तो कितना आ जाएगा इसको, अब जरा देखो, मुझे प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, तो मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, मुझे केवल आर के साथ वेरी करने के लिए बोला है। तो यहाँ ऊपर कितना आएगा, r की पावर 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, r की पावर 2, इससे कैंसिल आउट गया। तो f प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, r की पावर कितना 4। मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं, मुझे प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, तो पूरा अपना आप रहता है। तो कितना आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द फोर्स ऑन अ मास प्लेस्ड एट ए, ठीक है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इधर एक आपको क्या दे रखा है, इस ये फिगर दे रखा है, ठीक है, एक मास पार्टिकल ये है, एक मास पार्टिकल ये है, ठीक है। ये साइड कितनी है, ए है, ठीक है, ये साइड कितनी है, ए है। आपसे क्या बोला है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपसे ये बोला है कि भाई ए पार्टिकल ये है, एक ए ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। आपसे बोला फाइंड द फोर्स ऑन अ मास प्लेस्ड एट डी, ए पे जो पार्टिकल रखा है इससे फोर्स निकालना है। अब कौन लगाएगा फोर्स, भाई ये पार्टिकल लगाएंगे इसे फोर्स, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जरा देखो। तो ये पार्टिकल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब यहां आपको वेक्टर आना बहुत जरूरी है, बिना वेक्टर के काम नहीं चलेगा। ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये जब पार्टिकल इसको फोर्स लगाया, कितना लगाया, सपोज के लिए इसको मैंने बोल दिया F1। ये पार्टिकल जब इसको फोर्स लगाएगा, क्या इसको मैंने क्या बोल दिया, F2 बोल दिया। अब दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है? और ये दोनों के बीच एंगल कितना है जरा बोलो, इन दोनों के बीच एंगल कितने का आएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो नेट फोर्स कहां लगेगा जरा बोलो, इन दोनों के कहां से जाएगा, बीच से, नेट फोर्स ही हो जाएगा। तो दो आपके पास अगर नेट निकालना होगा तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा देखो F1 कितना आएगा, F1 है भाई इस पार्टिकल ने इस पे जो फोर्स लगाया, F1 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। इसके मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, ठीक है, ऑप्शन चलो दे देते हैं, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन पर। ऑप्शन है आपके पास √2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ऑप्शन बी है √3 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ऑप्शन सी है √3 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ऑप्शन डी है जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये चार ऑप्शन है। सुनो फिर अब F1 कितना आएगा, F1 की अगर मैं बारे में बात करूं तो F1 आ जाएगा जी, कितना आ जाएगा, इस और इस पार्टिकल के लिए फोर्स कितना लगेगा, m इंटू एम डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो कितना F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ए स्क्वायर। इसके बीच और इसके बीच फोर्स डिस्टेंस कितनी, ए, इसके बीच और इसके बीच फोर्स कितना लगा, जिसको मैंने क्या बोला, F2। तो F2 कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ए स्क्वायर। आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि F1 इक्वल टू कितना हो चुका, बोलो F2। F1 इक्वल टू कितना हो चुका, F2। अब वेक्टर का काम है, जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है आपके पास, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, बोलो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं
तो रिजल्टेंट कितना होता है, याद है फॉर्मूला, ऐसे करके हम बनाते थे, एक वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर इक्वल है, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर किसके इक्वल है बोलो, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन रिजल्टेंट कितना आता था जरा बोलो, अगर दो वेक्टर अगर हैं और ये 60 डिग्री के एंगल पर है, रिजल्टेंट कितना आता था, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। याद आ रहा नहीं आ रहा, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। मतलब आप बिना सॉल्व करें, एक तो तरीका है कि भाई f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर ट्वाइस f2 cos थीटा लगाओ 60 डिग्री, फिर वो f1 स्क्वायर ट्वाइस f1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 1/2 से 2 कैंसिल, cos 60 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3f1 स्क्वायर रूट के अंदर, तो कितना आ जाएगा वो √3 टाइम्स f1 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका डायरेक्टली लिखो क्या भाई, नेट फोर्स कितना होगा, √3 टाइम्स, अगर 60 डिग्री के एंगल पर दो वेक्टर होते हैं तो √3 टाइम्स कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, इनमें से किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड f1, तो f नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी √3, f1 की वैल्यू कितनी बोलो, f1 की वैल्यू है gm² डिवाइडेड बाय कितना a²। देखो तो ये आसानी से निकल जाएगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, कौन सा, ये, अच्छा ये वाला नहीं, इसमें a है, कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ये भी ध्यान में रखना, ऐसे भी कभी कभी आपके पास नीचे इसमें √3 gm² बाय a है, उसमें क्या आएगा a², क्योंकि फोर्स 1/r² के साथ वेरी करता है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखो इसमें वेक्टर का खेल है, वेक्टर आता तो इजिली हो जाएगा, वेक्टर आता तो इजिली, अगर वेक्टर आता तो इसमें पेन भी नहीं चलानी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पर है भाई, दो ही वेक्टर है और एक का मैग्नीट्यूड कितना है, gm/a² है, तो रिजल्टेंट कितना होता है, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, gm² डिवाइडेड बाय a²। ठीक है, प्लेस्ड इन अ स्क्वायर लिख देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम करना इसमें, फाइंड द फोर्स ऑन मास, ठीक है, प्लेस्ड एट डी इन ए स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है, इस पे इस तरीके से, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसमें मास पार्टिकल रखे हैं, एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है। ठीक है, ये कितने हैं, ए और ए है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि ये पार्टिकल आपके पास कितना है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, डी पे जो मास पार्टिकल लगा उसमें फोर्स कितना लगेगा, डी पे जो मास पार्टिकल लगा उसमें फोर्स कितना लगेगा, आपको ये बताना है। कैसे बताएंगे जरा बताइए। चलिए कैसे करेंगे जरा देखिए, फिर इसको मैं ऑप्शन भी आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन ही चलो बाद में क्या करेंगे, देखो सुना, चलो कैसे करेंगे जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन रेयर ही लेके आना है, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ में आनी चाहिए कैसे हो रही करके। ये इस पे फोर्स लगाया कहां की तरफ, इधर की तरफ, जिसको मैंने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया। ये इस पे फोर्स लगाया कहां की तरफ, इधर की तरफ, जिसको मैंने क्या बोल दिया, F2। अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये पार्टिकल इसको कहां की तरफ खींचेगा बोलो, इधर की तरफ, अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा, ये पार्टिकल इसको कहां की तरफ खींचेगा बोलो, अपनी तरफ खींचेगा, कहां की तरफ, इधर की तरफ, इसको मैंने क्या बोल दिया, F3। F1 F2 F3 सबसे पहले लिख लो, चलो F1 कितना आएगा, gm² डिवाइडेड बाय a², gm² डिवाइडेड बाय, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a a, तो टोटल कितना होगा, √2a। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, सॉल्व करते तीन वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले दो को सॉल्व करो, फिर तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकाल दो।
जरा देखो, मैंने कहा अभी F1 और F2 का मैंने लिखा नेट कितना लिखा F डैश, मैंने कहा अभी किस किस का रिजल्टेंट है, ये है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का। इस F1 और F2 में एंगल कितना है जरा बोलो, 90। अब आपको मैंने वेक्टर में एक बात बताई थी, अगर दो वेक्टर हैं, कितने वेक्टर हैं, दो, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, एक वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर, और अगर मैग्नीट्यूड का सेम है तो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट कितना होता है बोलो, रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, होता नहीं होता है। तो अब उनको यूज करने का टाइम आ गया भी, एफ डैश, मैंने कहा इसका इसका रिजल्टेंट कितना बोल दिया, एफ डैश बोल दिया। तो एफ डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, √2 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, ए स्क्वायर है। अब जरा समझिएगा नेक्स्ट, अब इन दोनों को सॉल्व करके ये वेक्टर बना दिया, अभी एक बचा, एक ये बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे, और ये दोनों कहां है, सेम डायरेक्शन में ही है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा F3 प्लस एफ डैश, डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों के क्या हो जाएंगे बोलो, डायरेक्टली ऐड, नाउ नेट फोर्स। तो कितना आ जाएगा ये, F3 की वैल्यू कितनी है बोलो, ये लिखी हुई है कितना, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2a स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा √2 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बोलो, a स्क्वायर। तो सॉल्व हो गया ये। कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस √2, दिस इज द आंसर। कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 1/2 प्लस √2। तो देखो ये है आसान, अगर आपको वेक्टर का नॉलेज अगर है तो। वेक्टर में आपको ये पता होना चाहिए, अगर दो वेक्टर, एक वेक्टर अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है, √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ मास m placed at the center of equilateral ट्राइंगल के सेंटर पे एक मास रखा है। जरा समझना, मैं एक ही बार बताऊंगा कॉन्सेप्ट, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो मास पार्टिकल क्या रखे हैं, एक मास पार्टिकल ये रखा है m, एक मास पार्टिकल स्मॉल ये रखा है, एक स्मॉल मास पार्टिकल ये रखा है, ठीक। इसके सेंटर पे एक कैपिटल M रखा है, क्या रखा है, कैपिटल M मास का एक पार्टिकल रखा है। इसको सॉल्व भी नहीं करना होगा, जरा देखना, मैं अभी बताऊंगा कैसे करोगे करके। इसको ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, फोर्स कितना हमको निकालना है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है करके। पहला ऑप्शन है जी एम, आपके पास M3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ऑप्शन बी है जी कैपिटल M डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ऑप्शन सी है आपके पास 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सुनना फिर। अब जरा देखो, अब इस पे फोर्स कौन कौन लगा है, इस कैपिटल पर, इस मास पर, इसमें लगाएगा, ये पार्टिकल लगाएगा इधर की तरफ, ये पार्टिकल लगाएगा इधर की तरफ, ये पार्टिकल लगाएगा इधर की तरफ, लगाएगा नहीं लगाएगा। अच्छा जरा देखो, समझने की कोशिश करिएगा। इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया FA, इसको मैंने बोल दिया FB, इसको मैंने बोल दिया FC बोल दिया। अगर आप देख पा रहे होगे, इस पार्टिकल और यहां से डिस्टेंस सेंटर में क्या होती है, सेम। यहां से और यहां से अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल में, उसके सेंटर और से वर्टिसेस की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम। मतलब अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूंगा, यानी कि OA इक्वल टू मैं OB इक्वल टू मैं OC इक्वल टू क्या लिखूंगा, पहली बात R लिखूंगा। अगर डिस्टेंस सेम होगी, मास सेम होगी, तो F1 इक्वल टू आपके पास FA इक्वल टू FB इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बोलो, FC। ये कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, जो भी डिस्टेंस है R मान लो फिलहाल के लिए, तो R स्क्वायर आ जाएगा। मतलब तीनों फोर्स जो होंगे मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम। अब अगर एक फोर्स ये है, एक फोर्स अगर ये है, ये एंगल कितना आएगा बताओ जरा, ये कितना हुआ 60 का आधा, ये कितना 30, ये कितना 90, ये कितना 60, तो ये भी कितना 60, तो ये फोर्स कितना हो गया बोलो, ये एंगल, मतलब ये एंगल कितना हो गया 120। अब दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पर हैं, वेक्टर का ही काम है पूरा का पूरा। दो वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पर हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब अगर मैं इसका नेट अगर एफ डैश लिख रहा हूं, तो एफ डैश जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों के में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड।
आपको पता है मैग्नीट्यूड सबके सेम ही है, तो आप निकाल सकते हो। जो नेट आएगा दो वेक्टर, ये एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और ये एंगल कितना 120 डिग्री। तो अगर ये दोनों अगर आपके पास कहें इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, देन रिजल्टेंट जो आता है ये कितना होता है रूट टू, ये आपके पास कितना होता है किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब मैं जब एफ इस इन दोनों का एफ डैश लिखूंगा, एफ डैश किस किस का रिजल्टेंट है, एफ वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। तो ये जो आएगा एफ डैश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। अब एक ये वेक्टर बचा, एक ये वेक्टर बचा, तो नेट कैसे निकालेंगे? अगर मैं नेट निकालना चाहूंगा तो आप देख पा रहे हो ये एफ डैश वेक्टर प्लस किसका निकलेगा बोलो, एफ ए वेक्टर, और इन दोनों में एंगल कितने का है बोलो, एंगल कितने का, 180 डिग्री का। तो एफ नेट अगर मैं लिखूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली माइनस हो जाएंगे, और जैसे ही माइनस होंगे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है जरा देखो तो सब सेम। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए, जो एफ डैश है ये क्या एफ बी के इक्वल, और एफ बी क्या है एफ ए के इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। तो एफ नेट जो आएगा ये कितना आ जाएगा, एफ ए माइनस कितना आ जाएगा, एफ ए कितना आ जाएगा, फिर ये से कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, वेक्टर मैंने ये सारे केस करा रखे हैं। अब जरा सुनना, एफ नेट यानी कि इस मास पार्टिकल पर जो नेट फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, 0। आपको ये डायरेक्टली फिगर बना के देगा और आपसे पूछेगा, तो आपको ये सॉल्व ही नहीं करना, आपको भाई पता होना चाहिए अगर सिमिट्री है, फिर से सुनना ध्यान से, अगर इन मासेस में सिमिट्री है, मतलब एम 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 सेम मासेस रखे हुए हैं, यहां चाहे कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, इसमें नेट फोर्स कितना आना, 0। अगर अब किसी पॉलीगन में, हमें ऐसा नहीं कि ट्राइंगल में ही होगा, ऐसा हर फिगर में होगा, ट्राइंगल में भी होगा आपके पास, स्क्वायर में भी होगा, पेंटागन में भी होगा, हेक्सागन में भी होगा, किसी भी डायग्राम में होगा, बाहर अगर सेम मासेस है, यहां अगर कुछ भी मास रखा है, देन उसमें नेट फोर्स कितना होगा, सेम। अभी ऐसा बता रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर आएगा बिल्कुल सारे फंडे सेम होंगे, मतलब ऐसा कोई भी अगर नया लॉजिक नहीं आएगा, सारे के सारे फॉर्मूले सेम, सब कुछ सेम, सारे कॉन्सेप्ट सेम। मतलब वहां भी क्या होगा, अगर चार्जेस क्यू 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 अगर रखा है, यहां एक अलग चार्ज रखा है, देन उसमें नेट फोर्स कितना होगा, 0। ये ध्यान में रखना, सारे कॉन्सेप्ट सेम आएंगे, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे जो भी ज्योमेट्री बनेंगे, जितने भी फिगर बनेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के और ग्रेविटेशन फील्ड के जितने भी वेरिएशन आएंगे, सब सेम आएंगे। इसलिए इस चैप्टर को सीख लो, उस चैप्टर को हम स्पीड में ही बताएंगे, ध्यान में रखना। तो इसमें इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं इसको लिख लिख देता हूं, नोट करके जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, तो जैसे मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एम 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 एम, एक पार्टिकल यहां रखा है जिसका मास कैपिटल है, इस पर नेट फोर्स बताना है। तो अगर आपको पता सेम बाहर अगर सेम मासेस है, यहां चाहे कुछ भी मास रखो, यहां चाहे 2m रख दिया हो, इसमें नेट फोर्स कितना होगा, 0। कितना होगा इस पे, 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें बोलो नेट फोर्स ऑन, अगर मैं बात करूं 2m मास, तो कितना आएगा, 0। ये समझ में आना चाहिए। सो नोट करके हम एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, इन अ सिमेट्रिक पॉलीगन, सिमेट्रिक पॉलीगन इन द सेंस बाहर सेम मासेस होने चाहिए, बाहर सेम मासेस। अब यहां 2m अगर हो जाएगा, देन उस कंडीशन में सेम नहीं आएगा, फिर समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन अ सिमेट्रिक पॉलीगन, मतलब आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमेट्रिक पॉलीगन, सिमेट्रिक पॉलीगन मतलब सेम मास पार्टिकल, मास पार्टिकल एट द वर्टिसेस, ठीक है, वहां आ जाएगा सेम चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिसेस, सारे कॉन्सेप्ट सेम। इन अ सिमेट्रिक पॉलीगन, ठीक है, द नेट फोर्स फोर्स एट द सेंटर, ठीक है, नेट फोर्स एट द सेंटर इज 0। ठीक है, कितना होगा नेट फोर्स जो होगा वो सेंटर वाले मास पार्टिकल पे कितना होगा, 0। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब पॉलीगन मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, जैसे यहां पर क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, 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 क्या कहीं जा पाएगा, नहीं। तो नेट फोर्स कितना होगा, 0।
चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इंपोर्टेंट है, केपलर्स लॉ। नेक्स्ट लिखिए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, जब क्या केपलर ने क्या करा, जो नॉर्मल सी बात है कि जो स्पेस में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ लॉ दिए। एक्चुअल में वो काम आपके पास केपलर का नहीं था, काम था टाइको ब्राहे का। ये जो ग्रेविटेशन की जो थ्योरी चली आ रही है उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, तो टाइको ब्राहे से अब केपलर से, जोहानिस केपलर से पहले एक आपके पास साइंटिस्ट आते हैं जिनको हम बोलते हैं टाइको ब्राहे। वो क्या करते हैं, गैलीलियो की जो टेलीस्कोप जो डिजाइन करी थी उसने, उसके टेलीस्कोप का यूज करते हैं और आपके पास डिफरेंट प्लेनेट और स्टार्स को देखते हुए उनकी हर सिचुएशन को नोट करना स्टार्ट करते हैं और नोट करते रहते हैं और आपके पास ऐसा बोला जाता है कि उनने इतना डेटा कलेक्ट कर दिया था कि उनके जहां वो आपके पास रहते थे, जब जहां जिस जगह पे पढ़ते थे वो रूम पूरा भर चुका था करके। तो डेटा कलेक्ट तो कर पाए लेकिन डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि डेटा से क्या कंक्लूजन निकल रहा करके। वो कंक्लूजन बाद में आपका जोहानिस केपलर ने पढ़ के निकाला। ठीक, तो ऐसा बोला जाता है कि जो केपलर का जो काम है वो आपके पास टाइको ब्राहे से ही आया है, टाइको ब्राहे के पोस्टुलेट। कभी कभी ये भी ध्यान रखना, कभी कभी टाइको ब्राहे का भी नाम आ जाता है इसमें केपलर्स के लॉ में। तो आपको इसीलिए बता रहा हूं, कहानी आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि हाँ यार ये काम तो टाइको ब्राहे का था, लेकिन बाद में केपलर्स ने पढ़ के इस चीज को इंटरप्रेट किया कि सही जगह से अरेंज किया कि जो पूरा जो इन्हें स्टडी कर रही है उसका मेन मीनिंग क्या है करके, मेन लॉ क्या निकल रहे हैं करके। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो बाद में काम जो इंटरप्रेट किया, मतलब मेन जो रिजल्ट निकाले वो केपलर ने लिखा था, इसलिए केपलर का ही नाम आता है। ठीक है, जोहानिस केपलर इनका पूरा नाम है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसमें मेनली 3 लॉ आते हैं। पहला आपके पास क्या है, लॉ ऑफ आपके पास क्या, ऑर्बिट। पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या, जरा समझने की कोशिश करिएगा। केपलर क्या कहते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके पास किस पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक, ये हमारे ये किसके लिए बात हो रही है आपके पास, ये हमारी गैलेक्सी के लिए बात हो रही है। किस चीज आपके पास क्या, ये क्या कहता है, ऑल द प्लेनेट। ठीक है, प्लैनेट्स डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ जाना। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड the sun in an elliptical orbit. ठीक है, and sun is at one foci of the ellipse, ठीक है, और सन कहां पर होता है, इलिप्स के फोकस पर होता है, एक फोकस पर। इलिप्स में कितने फोकस होते हैं, 2, आपने देख रखे होंगे। ये इलिप्स है। ठीक है, तो इलिप्स में अगर हम बात करें तो इलिप्स में 2 चीजें होती हैं, आपने देख रखे हैं। एक होता है क्या, बोलो, एक होती है मेजर एक्सिस, एक होती है माइनर एक्सिस। इस चीज को बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये आपने देख रखा सब। ठीक है, ये एक्स है आपके पास, ये वाई है। समझने की कोशिश करिएगा, ये इसका सेंटर है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। अब ये फोकस या तो यहां पर होगा या फोकस कहां होगा, बोलो, इधर होता है। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आपने देख रखे हैं, क्या क्या होते हैं। एक होता है माइनस का AE,0, ये होता है AE,0। ठीक है, ये होता है माइनस का AE,0 और होता है AE,0। ए क्या होता है, सेंट्रिसिटी, ये ध्यान में रखना। ई क्या होता है, सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इस इसेंट्रिसिटी क्या बताती है, इसेंट्रिसिटी बताती है किसी भी कोनिक के शेप के बारे में बताती है कि कोनिक कैसा होगा करके। ठीक है, अब लास्ट में भी बताऊंगा एंड में, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये टोटल कितना होता है, 2a। ये कितना होता है, 2a, और ये कितना होता है, 2b। ये जो वर्टिकल हाइट होती है कितनी होती है इसकी, 2b। ठीक है, अब जरा समझना, ये या तो सन यहां पर होगा या सन यहां पर होगा। आप कहीं पर भी सन को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कहा भी सन यहां पर है, मैंने कहा भी सन कहां पर है, यहां पर। ये है सन की पोजीशन। ठीक, और मैंने कहा भी सपोज के लिए ये कोई प्लेनेट है, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। ये प्लेनेट है, ये सन है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। सपोज के लिए प्लेनेट कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो पाथ होता है ये क्या होता है, बोलो इलिप्स होता है। ये जो पाथ है ये आपके पास क्या बोला गया, कैसा होता है, इलिप्स होता है।
ठीक। अब जरा सुनना, अब ऐसा नहीं खाली बोल दिया, इसके लिए पूरी मैथ्स आती है, कोनिक सेक्शन हमने जो सेक्शन उसमें पढ़ा है मैथ्स में, उससे पूरी इसकी मैथ्स से निकाल के लेके आते हैं और वहां से एक्चुअल में डिराइव करते हैं कि जो इसका ट्रेजेक्टरी है वो कैसा है, कोनिक है करके, मतलब इलिप्स है करके उसमें भी। ठीक है, तो वो मैथ्स हमारा पार्ट नहीं है, उसमें हमने नहीं जाना है, बात को समझना है डायरेक्टली। सुनना, इसमें एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ए, इसको हम बोलते हैं बी। सुनना, अगर सपोज के लिए सन के अराउंड कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो इस डिस्टेंस एस को बोला जाता है आपके पास क्या, इसको बोला जाता है पेरिहेलियन। और एस बी, ध्यान से सुनना, एस बी जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है, देखो प्लेनेट जब यहां से गुजरेगा, आपको ये दिख रहा होगा प्लेनेट कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, तो सन के सबसे पास कहां पर हो सकता है, यहां पर, और सन से सबसे दूर कहां पर हो सकता है, यहां पर। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं करके, प्लेनेट ऐसे घूम रहा है, तो सन के सबसे पास कहां पर हो सकता है, यहां पर, और सन के सबसे दूर कहां हो सकता है, यहां से। सन से सबसे दूर प्लेनेट कहां होगा, बी पर। तो ये जो एएस आ रहा है, इस एएस को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है एफेलियन। किसके केस में, प्लेनेट के केस में। और दूसरा, मान लो कोई सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड, और अर्थ के अराउंड अगर घूम रही है और जिसमें अर्थ को सबसे पास में होगा, पास में होगी, जिसमें सबसे पास में होगी उसको बोलते हैं पेरिगी, और सबसे जिसमें सबसे दूर होगी उसको बोलते हैं एपोगी। ये कुछ साइंटिफिक टर्म होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, मतलब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, अब जरा सुनना, तो मैंने पहली बात यहां क्या आ एएस, एएस क्या है जरा बोलो, एएस है मिनिमम डिस्टेंस। इसको अगर मैं आर अगर बोल रहा हूं तो ये होगा आर मिनिमम, ये क्या होगा बोलो, आर मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस आपके पास क्या, इसको लिख सकते हो मिनिमम, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या नियरेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम, बोलो क्या, सन। इसको कैसे निकाल सकते हैं जरा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये निकालना आना चाहिए। एस इक्वल टू आर मिनिमम कैसे निकाल सकते हो जरा देखो, यहां से यहां तक कितना है, ये कितना है बोलो ए, और ये कितना है ए, ये माइनस ए कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस कितनी ए है। तो अगर मैं ए में से अगर इसको माइनस कर दो, अगर इसको ओ बोल दूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एओ में से किसको माइनस कर दो, एसओ को माइनस कर दो। तो माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये है ए, ये है आपके पास कितना, माइनस ऑफ आपके पास ए, माइनस साइन वो कोऑर्डिनेट के लिए ये भी ध्यान में रहे। तो कितना आ जाएगा, अगर यहां से अगर इसको लिखोगे तो एएस, या फिर आपके पास आर मिनिमम, ठीक है, जिसको हम एफेलियन बोल रहे हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, APHELION, ठीक है। आर मिनिमम, आर मिनिमम कितना जरा बोलो, ये कितना आ रहा है, ए वन माइनस आपके पास क्या, ई, दिस इज एफेलियन। ठीक है, ये क्या आपके पास। अब दूसरा, एक और मैंने इसमें टर्म बोला एसबी, एसबी क्या है बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके पास क्या, अच्छा ये गलत, इस एक मिनट, इसको बोलते हैं पेरहेलियन, मतलब ये उल्टा हो रहा, हाँ एक मिनट, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरहेलियन, इसको बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, ये भी आपके पास पेरहेलियन ही है, और ये जो आया इसको बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, वो इसको ठीक कर लेना, नेमिंग में थोड़ा वो हो रहा है। इसको बोलते हैं पेरहेलियन, इसको बोलते हैं एफेलियन। जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, लार्जेस्ट डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम, कहां से, सन से। ठीक है, तो अगर आप इसको निकालोगे तो एसबी को क्या बोलते हैं, एसबी की वैल्यू क्या होती है, ये जरा देखो एसबी कैसे निकालोगे, ये आपके पास कितना बोलो ए, और ये कितना है, या ये कितना है ए, तो कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं एसओ प्लस ओबी, तो कितना आ जाएगा ए प्लस कितना आ जाएगा ए, तो कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा ए वन प्लस कितना आएगा ए। ये लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी, जिसको हम आर मैक्सिमम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर मैक्सिमम। ठीक है, ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, और जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं एफेलियन। ठीक है, ये एफेलियन है, एसबी। देखो सुना, तो अगर मैं एसबी अगर बात करूं तो एसबी कितना है, जिसको हम बोले आर मैक्सिमम, मतलब ये कितना होगा बोलो, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां से, कहां से, इससे या इसके यहां प्लेनेट की सन से, तो कितना है, यह है ए वन प्लस ई। ठीक है, और एस क्या है,
आर मिनिमम कितना है, यह ए वन माइनस कितना ई। तो आपको ये समझ में आने चाहिए, ये जो एस लिखा है इसको बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपके पास क्या, इसको बोलते हैं एफेलियन, ठीक है। दोनों को अगर डिवाइड करोगे एस डिवाइडेड बाय एस बी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस ई डिवाइडेड वन प्लस ई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज आएगा ये। अब यहां पर एक बात जरा समझने की कोशिश करिएगा, मैंने आपसे बोला कि अगर आप इलिप्स देख पा रहे हैं तो इलिप्स में ये अगर सन है, ठीक है, ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, ठीक है, ये जो एएस है, ये जो एएस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन बोलते हैं, और ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, ठीक है। और एसबी क्या होता है जरा बोलो, इसको हम बोलते हैं एफेलियन, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं ई की वैल्यू जीरो कर दूं, इफ ई इक्वल टू जीरो, ई की वैल्यू अगर जीरो करोगे तो आर मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मैक्सिमम। मतलब शेप कैसा बनेगा बताओ तो जरा, अगर दोनों का सेम हो जाएगा तो एएस की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एसबी की इक्वल हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो आर मिनिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम। तो उसमें ये जो पाथ है पार्टिकल का, ये जो प्लेनेट का जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। मतलब ये सन होगा, ये आपके पास, ये पॉइंट आपके पास ए होगा, ये पॉइंट कैसा होगा, बी। तो मतलब ये आर मैक्स और आर मिनिमम दोनों सेम, ये क्या बोल सकते हैं, जब सर्कल पाथ होगा। अब इसका मतलब ई इक्वल टू जीरो किसके कब होता है, क्या जब ई इक्वल टू जीरो होता है उस समय पाथ कैसा होता है, बोलो सर्कल। पाथ कैसा होता है, सर्कल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जब ई की वैल्यू वन होती है तो पाथ क्या होता है आपके पास, पैराबोला। कैसा पाथ होता है, पैराबोला, मतलब प्लेनेट का जो पाथ होगा, ठीक। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसमें, ठीक है, जब ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ई की वैल्यू लेस देन वन होती है, जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलिप्स। कैसा पाथ बनता है, इलिप्स। चौथा, जब ई की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन वन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो ये आपके पास ई क्या होता है, सेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या बताता है, शेप ऑफ आपके पास क्या, कोनिक, या ट्रेजेक्टरी ऑफ आपके पास पार्टिकल कि क्या होगी करके। अब पार्टिकल किस पाथ में घूमेगा, अगर ई की वैल्यू अगर जीरो है तो पार्टिकल सर्कल में चल रहा होगा, ई की वैल्यू वन होगा तो पार्टिकल पैराबोला को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ई की वैल्यू लेस देन वन है तो आप इलिप्स कर रहा होगा, अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है आपके पास क्या कर रहा होगा, बोलो, ग्रेटर देन आपके पास तो पैराबोला। तो आपको समझना चाहिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इलिप्स वाला केस इंपॉर्टेंट है, मतलब ई की वैल्यू लेस देन वन। आपको ये बोल सकता है कि प्लेनेटरी मोशन में जो, जब प्लेनेटरी मोशन होता है उसमें ई की वैल्यू क्या होती है करके, तो आपको ये समझ में आना चाहिए लेस देन वन, इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। ये कहानी पता होनी चाहिए। चलिए इसमें कुछ बात नोट करके लिखना। क्या बात है जरा देखो सुनना। सपोज के लिए सन है, ये क्या है, सन, और सपोज के लिए ऐसे कोई प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे करके प्लेनेट घूम रहा है। ये किसी पॉइंट पर आपके पास सपोज के लिए अर्थ है, कोई भी हो सकता है, मैंने अर्थ बोल दिया, ठीक है, कोई प्लेनेट है। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स कहां की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, समझ में आता नहीं आता है। और पोजिशन वेक्टर क्या होगा बोलो, इस प्लेनेट का पोजिशन वेक्टर के भी क्या होगा, इसी लाइन के अलोंग होगा। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क ऑन, अगर मैं बात करूं अर्थ, ठीक है, अबाउट किसके अबाउट बोलो, सन, टॉर्क ऑन अर्थ, किस, ये टॉर्क किसकी वजह से लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अगर मैं बात करूं कितना आ रहा है जरा समझने की कोशिश करना। टॉर्क ऑन आपके पास क्या, अर्थ, अबाउट आपके पास क्या, सन। टॉर्क की वैल्यू होती है आपके पास क्या बोलो, आर क्रॉस क्या होती है बोलो, एफ। आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था, अगर आर अगर एफ के अलोंग अगर आ जाता है, अगर आर और एफ अगर एक ही लाइन के अलोंग होते हैं
तो कितना टॉर्क लगता है जरा बताओ तो, कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है? 0। आपको बताया कि ये एंगल कितना हो चुका है, अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? आर एफ साइन आपके पास क्या लिखोगे? थीटा। मान लो आर वेक्टर बाहर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आर एफ साइन आपके पास कितना हो जाएगा? 180। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट प्रोवाइड आपके पास क्या? टॉर्क। ये टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा भाई, ध्यान में रखना। तो जरा देखो, अगर टॉर्क अगर 0 है तो समझ में आता है, इधर देखना, अगर टॉर्क अगर 0 है, टॉर्क होता क्या? डीएल बाई क्या होता है बोलो? dt इक्वल टू कितना? 0। एल इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। एल इक्वल टू क्या बोलो? कांस्टेंट। मतलब एल कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है आपके पास? इसका किसका है? अर्थ का। किसके लिए बात हो रही? अर्थ के एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात हो रही। किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। तो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो सन के अबाउट क्या आएगा बोलो? कांस्टेंट। सो अगर मैं बात करूं एल आई इक्वल क्या होगा? मतलब एल एफ होगा। मतलब जब प्लेनेटरी मोशन होता है, ये ध्यान में रखना, जब प्लेनेटरी मोशन होता है उस समय जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। सो एंगुलर मोमेंटम ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, कैसा रहता है? रिमेन कांस्टेंट। ये कंजर्व्ड बात है की। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है प्लेनेटरी मोशन में? कांस्टेंट रहता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में इसका यूज आएगा इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लेनेट, ठीक है, अराउंड आपके पास सन इज कांस्टेंट। देखिए इसमें दूसरा है केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ क्या है जरा देखो। केपलर सेकंड लॉ क्या कहता है कि प्लैनेट्स की जो एरियल वेलोसिटी है सन के अराउंड क्या रहती है? कांस्टेंट। अब इसका मतलब समझ लो, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है करके देखो। तो जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहा होता है, कैसे ही घूम रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज के लिए ये सन है, ये कोई प्लेनेट है, सपोज के लिए पहले यहां पर था, कुछ देर बाद यहां पहुंच गया, ठीक, ऐसे करके। ये पहले, अब जरा देखो समझने की कोशिश करिएगा। पहले प्लेनेट सपोज के लिए पी पर था, अब क्यू पर चले गया। अगर आप देखोगे सन, अगर आप प्लेनेट को देखोगे, प्लेनेट को किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। सन से अगर प्लेनेट को देखोगे तो जब ये पी से क्यू जाएगा तो इसका जो रेडियस वेक्टर है ये आपके पास क्या कर रहा है जरा बोलो? ये क्या कर रहा है? कुछ एरिया शिफ्ट आउट कर रहा है। मतलब पहले यहां पर था, अब कहां चले गया? यहां चले गया। तो इसके रेडियस वेक्टर ने क्या करा जरा बताओ तो बोलो? एरिया शिफ्ट आउट कर रहा है। अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में अगर देखूंगा तो प्लेनेट क्या कर रहा है जरा बोलो? एरिया कवर कर रहा है। तो जो एरिया कवरिंग होता है ये आपके पास क्या होता है? कांस्टेंट। इसकी जो वेलोसिटी आती है, मतलब अगर पी से क्यू जा रहा है और एरिया सपोज के लिए कितना डी.ए.1 है और टाइम अगर सपोज के लिए इसका कितना लग रहा है? डी.टी.1 लग रहा है, ठीक। तो बाद में सपोज के लिए ये जब कहीं पर आपको पी क्यू आर सपोज के लिए कहीं पर ऐसे अगर जा रहा है, एरिया अगर आपके पास क्या है? डी.ए.2 है और टाइम इसको कितना लग रहा है? टी.2। ये जो एरियल वेलोसिटी आती है, एरिया बाई टाइम, यानी कि आपके पास डी ए बाई क्या? डी.टी, डी.ए.1 बाई डी.टी इक्वल टू जब हम लिखते हैं डी.ए.2 बाई आपके पास डी.टी, ये आपके पास क्या रहती है? सेम। मतलब एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन। देखो ये जो एरिया शिफ्ट आउट हो रहा है सन के रिस्पेक्ट में हो रहा, सन के रिस्पेक्ट में एरिया की जो एरियल वेलोसिटी होती है ये कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर मैं बोलूं भाई यहां पर अगर मैं बोलूं भाई 10 मिनट में सपोज के लिए कितना एरिया कवर हुआ? सपोज के लिए मान लो 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ। कितने मिनट? 10 मिनट में। मान लो 10 मिनट में कितना हुआ? 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो अगले 10 मिनट में भी आपके पास जब ये अगर कवर कर रहा होगा वो कितना एरिया होगा? 10 किलोमीटर स्क्वायर ही होगा। समझ आ रहा है? अगले 10 मिनट में जब ये क्यू अगर आर से अगर एस में जा रहा है, इसको आर से एस में जाने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो फिर से एरिया कितना आएगा? वो 10 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो मतलब एरिया वेलोसिटी निकालोगे कैसी आएगी? कांस्टेंट। तो इसका मतलब डीए बाई डी टी क्या है जरा बोलो? ये कैसा है? कांस्टेंट है। ये कैसा है बोलो? कांस्टेंट। तो ये है एरियल वेलोसिटी। इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं? डीए बाई डी टी को क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? द एरियल वेलोसिटी।
देखो वेलोसिटी नहीं, इस बात को जरा समझिए, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं मैं, एरियल वेलोसिटी कह रहा हूं। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? यस सर सर। देखो गुड इसमें मॉर्निंग फिर सर। से वॉइस नहीं आ रही है, फिर से वॉइस नहीं आ रही है आपके यहाँ इसमें। सर ये बता रहे ऐसा क्यों होता है, इसमें वॉइस ही नहीं आ रही है अभी। देखो मैं, आप व्हाट्सअप कर देना फिर, इसमें कुछ ठीक है वॉइस ही सर। नहीं आ रही है। पता नहीं क्या इशू, कभी कभी इसमें वॉइस आती है कभी कभी नहीं आती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर, रिस्पॉन्स देना, वॉइस आ रही है? इसमें वॉइस आ रही है वैसे? क्या ये श्रद्धा मैम, गुंजन मैम, इसमें रिस्पॉन्स दीजिएगा, वॉइस आ रही नहीं आ रही करके। चलिए फिर, लेकिन वहां से वॉइस नहीं आ रही। आप जो है एक काम कर, पता नहीं इसमें क्या इशू है, ये तो पता नहीं, आप जो है व्हाट्सअप कर देना। देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, एरियल जो वेलोसिटी है प्लेनेट की, ठीक है, किसकी है? प्लेनेट की। किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि जो प्लेनेट जो एरिया कवर कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? सन के रिस्पेक्ट में। तो ये एरियल वेलोसिटी के जितना, अगर मैं कह रहा हूं अगर यहाँ कुछ टाइम इंटरवल में कुछ एरिया अगर कवर होगा, तो बाद में अगर आपके पास जो भी आपके पास टाइम इंटरवल होगा उसमें एरिया इस तरीके से कवर होगा कि एरियल वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहां पर अगर वेलोसिटी अगर प्लेनेट की अगर v1 है, यहां अगर आपके पास v2 है, तो v1 इक्वल टू v2 नहीं कह रहा हूं मैं, ये ध्यान में रहे। मैं कह रहा हूं एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड बाय टाइम। ठीक है, द एरियल वेलोसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हाँ, ध्यान में रखना। ये केपलर सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट, प्लेनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अराउंड सन इज कांस्टेंट। ठीक, या भी आप ऐसा भी बोल सकते हो, द रेडियस वेक्टर, ठीक है, जॉइनिंग प्लेनेट टू द सन स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। क्या बोल सकते हो कि भाई ये जो रेडियस वेक्टर है ये क्या करता है? इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है करके। ठीक है, अब जरा देखो मैं इसका सबसे सिंपल तरीका बताता हूं इसको। ये एग्जाम, ये क्या है? ये जो टर्म है ये क्या है? एरियल वेलोसिटी। ये क्या है? एरियल वेलोसिटी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत कैसे प्रूफ कर सकते हो कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, जरा देखो। हमारे लिए प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। अगर मैं एरिया, अगर देखो सपोज कर लिया मैंने, सपोज कर लिया ये इस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये एरिया, सपोज कर लिया ये एरिया, ठीक है, इसने कवर किया। ठीक, कैसे कवर किया जरा देखो, मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ठीक है, जरा देखिए कैसे इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं, जरा देखो। प्रूफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो भी काम का हमारा है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली पूछा जाता है। देखो सपोज के लिए कोई प्लेनेट, सपोज के लिए पहले यहां पर है, इसकी क्वेश्चन क्या हो गया? आर वेक्टर पी, थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया, कहां पे? क्यू पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्या? डेल्टा आर, तो फाइनल वेक्टर कितना बन जाएगा? आर प्लस डेल्टा आर। अब जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा है? छोटा सा, तो ये कैसा होगा? अप्रोक्सीमेट कैसा होगा? बोलो ये अप्रोक्सीमेट कैसा होगा? ये ट्राइंगल होगा, होगा नहीं होगा? तो मैं क्या लगा सकता हूं, अगर मैं बोलूं डेल्टा ए, एरिया निकालो इस छोटे से, ये जो डेल्टा, ये जो एरिया कवर किया सपोज कर डेल्टा ए है, कितना लिख सकता हूं? 1/2 अप्रोक्सीमेट ट्राइंगल है ये, तो बेस इंटू हाइट, ये बेस कितना? आर, और हाइट कितनी? डेल्टा आर, तो कितनी आ जाएगा? आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो 1/2 डेल्टा टी, क्योंकि मुझे एरियल वेलोसिटी निकालनी है,
तो कितना आ जाएगा r इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जरा देखो दोनों तरफ अगर मैं लिमिट लगा दूं, दोनों तरफ अगर हम क्या करते हैं लिमिट लगा दें, कितना आएगा डेल्टा ए बाई आपके पास कितना डेल्टा टी, कितना आएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 कितना आ जाएगा आर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा आर बाई आपके पास कितना डेल्टा टी। जैसे ही मैंने कहा था ये इसमें लिमिट लगती है तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो डिफरेंशियल टर्म में। तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू आर, ये कितना हो जाएगा बोलो डी आर बाई डी टी। और डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है हमारे पास v, क्या होता है बोलो v। और अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से अगर डिवाइड कर दूं तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम वी आर क्या होता है बोलो l, ये कितना आ जाएगा 2m। अच्छा देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था l कांस्टेंट है क्योंकि प्लेनेटरी मोशन हो रहा है, l प्लेनेटरी मोशन में l कांस्टेंट होता है m कांस्टेंट होता है। ये m किसका है, ये प्लेनेट का मास है भैया, मास ऑफ प्लेनेट, किसका मास है, मास ऑफ प्लेनेट। तो भाई m कांस्टेंट है l कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी ओवरऑल क्या आ गया बोलो कांस्टेंट। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एरियल वेलोसिटी होती है क्या होती है कांस्टेंट। ये जो फाइनल रिजल्ट आया है एरियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, कितनी होती है L/2m। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब प्लेनेटरी मोशन होता है उस समय आपके पास अगर मैं ये dt की वैल्यू अगर 1 कर दूं, 1 सेकंड कर दूं, उस समय एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m इंटू डी ए या ए, एरिया कवर अगर आपके पास बोल दे ए और टी टाइम बोल दे, बोल देगा यूनिट टाइम इंटरवल में सपोज के एरिया कवर कितना है ए, देन एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन देखो छोटे मोटे कितने कैसे भी बनाए जा सकते हैं, बोल देगा आपके पास क्या यूनिट टाइम इंटरवल में अगर एरिया कवर कितना है ए देन एंगुलर मोमेंटम, तो कितना आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई 1 एल बाई 2m, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2am। समझ में आई बात, ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है कहने का मतलब ये है कि अब यहां से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, ये फॉर्मूला क्या है इंपोर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहां से कुछ बेसिक्स पॉइंट के बारे में, कुछ नोट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नोट नंबर 1, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा अभी ये सन है, ये कोई प्लेनेट पी है, देन आपको क्या देखने को मिलेगा, सपोज के लिए अभी कहां पर है, यहां पर है, इसकी वेलोसिटी सपोज के लिए कितनी v1 है, वेलोसिटी सपोज के लिए कितनी बोलो v1। थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सपोज के लिए कितनी v2, ये रेडियस कितनी r1, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी r2। ठीक, आगे जरा समझना। तो अगर मैं बात करूं, अच्छा मुझे बताओ अगर मैं सन के अबाउट अगर पी पर एंगुलर मोमेंटम देखो प्लेनेट का और क्यू पर अगर एंगुलर मोमेंटम देखूंगा वो कैसा रहेगा कांस्टेंट। सिंस आपको पता है कि एल की वैल्यू क्या रहेगी बोलो, एल कैसा है कांस्टेंट, ये ध्यान में रखना। कब बहुत बार पूछा जाता है केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, केपलर सेकंड लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर, क्योंकि एल डिवाइडेड बाय 2m। ये समझ में नहीं है, एल कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो डी बाई डी टी कहां से कांस्टेंट होगा, समझ में नहीं आई बात। तो एल डिवाइडेड बाय 2m, तो एल अगर कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी भी कांस्टेंट है। ठीक है, केपलर सेकंड लॉ आपके पास किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी लिखा दूंगा, एल डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, मतलब एंगुलर मोमेंटम एट पी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट क्यू। लेकिन एंगुलर मोमेंटम ये किसके अबाउट हो रहा है बोलो, किसके अबाउट निकाले, सन के अबाउट। ये किसके अबाउट निकाले, सन के अबाउट। देखो टॉर्क हो गया एंगुलर मोमेंटम हो गया, किसी पॉइंट के अबाउट निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो, अगर मैं बात करूं एल पी, पी पर अगर हम बात करें, इसमें 1 मिनट ऐसी रही है।
ठीक है। मैं बात कर रहा था नोट नंबर 1 के बारे में, ठीक है। इंपोर्टेंट है यहां से सारे पॉइंट जरा देखिए। तो क्या है, मैंने कहा था इस तरीके से कोई, मैंने कहा इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। इस इलिप्टिकल पाथ में क्या है, प्लेनेट सपोज के लिए पहले कहां पर है, पी पर है, और कुछ देर बाद प्लेनेट सपोज के लिए कहां पर पहुंच गया, क्यू पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, क्यू पर। तो जब ये पी पर यहां पर होगा तो इसको मैंने बोला R1, और जब यहां पहुंच गया तो इसको मैंने क्या बोला, बोलो R2। क्या बोला मैंने इसको, R2। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सपोज के लिए कितनी है, V1 है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी सपोज के लिए कितनी है, V2 है। कितनी है, V2। तो मैंने आपसे क्या कहा कि P और Q का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो क्या है, L कैसा है, बोलो कांस्टेंट है। L कैसा है, कांस्टेंट। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ P अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम एट आपके पास Q अबाउट अगर सन बात करो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, m, और आपके पास फिर आपके पास ये पता होना चाहिए m मास, इसका मान लो m, इसका मास तो सही में रहेगा क्योंकि प्लेनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कितना आ जाएगा मास, ठीक है। फिर आपका mvr, v कितना है बोलो, वेलोसिटी v1, और ये डिस्टेंस कितनी बोलो r1, इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, मास, वेलोसिटी कितनी है बोलो v2, डिस्टेंस कितनी है, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी बोलो, r2 है। डिस्टेंस कितनी बोलो, R2। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये V1 R1 इक्वल टू कितना आ गया बोलो, V2 R2। इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि V इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा बोलो, हर पॉइंट पे कांस्टेंट। अगर मैं यहां से 100 पॉइंट पे अगर लूं, 100 पॉइंट पे अगर देखूं तो उन सभी पॉइंट पे V और R का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं। तो यहां से क्या है, इसका मतलब क्या हो, जरा सुनना। आर क्या है, पोजीशन ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, पोजीशन ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, कहां से बोलो, सन से। ये बात समझ में आई। दूसरा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। ये क्या, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट। अब इसका मतलब क्या हो, जरा सुनना। अगर मैं बोलूं आर बहुत कम है, मतलब ये कि प्लेनेट किससे है डिस्टेंस बोलो, आर कहां से, सन से। अगर मतलब प्लेनेट सन के बहुत पास है, आर कम होने का मतलब क्या, प्लेनेट सन के सबसे पास में, मतलब कम डिस्टेंस पे है। देन अगर आर की वैल्यू कम होगी, वी क्या होगा बोलो, ज्यादा। मतलब जब कोई प्लेनेट सन के पास से गुजरेगा, जब कोई प्लेनेट सन के पास से गुजरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बोलो, बढ़ जाएगी। और जब कोई प्लेनेट सन से सबसे दूर में होता है उसमें वेलोसिटी क्या होती बोलो, सबसे कम। सो when a planet, ठीक है, ठीक है, when a planet near to the sun, then its velocity is greater, yeah, is velocity is maximum, ठीक है। when a planet आपका near to the sun, then its velocity is maximum। तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, जब वो सन के पास से गुजरता है। जब दूर में होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे कम, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो आर नॉर्मल सी बात, आर अगर बढ़ रहा होगा तो वी को क्या करना पड़ेगा बोलो, वी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वी इंटू आर का प्रोडक्ट कैसा करना है, कांस्टेंट करना है। तो अगर आर फिर घट रहा होगा तो वी क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अब यहीं से दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, जरा सुनना। आपको पता है कि आर मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन, और लार्जेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एपेरियन। अगर मैं बात करूं ए और बी पर कहां पर वेलोसिटी मिनिमम, कहां पर मैक्सिमम, तो आपको पता है ये होता है आर मिनिमम। ये क्या है, सन, ये क्या होता है बोलो, आर मिनिमम। और यहां से डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं बोलो, आर मैक्सिमम। बोलते नहीं बोलते आर मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस, अगर ये अगर आपको पता है प्लेनेट के अगर सन से अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी बोलो, मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर किस वेलोसिटी से पास करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से पास करेगा, कौन, प्लेनेट। यहां पर किसकी जो वेलोसिटी होगी कैसी होगी बोलो, मिनिमम वेलोसिटी। मतलब जब प्लेनेट अगर कोई एफेलियन से अगर पास होगा, एफेलियन ये पॉइंट बी, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सबसे कम। जब यही पेरिहेलियन से पास होता है, यानी कि सन से सबसे निकट से पास होता है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस से पास होता है, उसमें इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। ये सारी बातें कहां से निकल गई, इससे निकल के आई। समझ में आई नहीं आई बात।
तो ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जब कोई प्लेनेट सन के नजदीक होता है तो उसकी वेलोसिटी हाई होती है, दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम, ठीक है। चलिए इसमें कुछ पॉइंट बताइए फिर अब यहां से। अच्छा मैं यहां से क्या रिलेशन लिख सकता हूं, जरा सुनना, नोट नंबर 2। क्या नोट है, जरा देखो सुनना। मैंने आपको बताया कि भाई ये बात भी क्लियर कि एंगुलर मोमेंटम ए पर जो होगा वही एंगुलर मोमेंटम किस पर होगा, बोलो, बी पर होगा। अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं बात करूं ए, और अगर बात करूं एंगुलर मोमेंटम अगर बी, तो एंगुलर मोमेंटम दोनों पॉइंट पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम अगर सेम है तो यहां से मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं मैं, जरा देखो, मतलब मास डिस्टेंस कितनी है, बोलो आर मिनिमम, वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बोलो, इक्वल टू लिख सकता हूं इस पॉइंट पे मास, भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम है, और आर क्या बोलो, मैक्सिमम। इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आर मिनिमम डिवाइडेड बाय, अगर मैं आर अगर मैक्सिमम अगर निकालूं तो कितना आएगा ये, यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी मिनिमम इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो वी मैक्सिमम। आएगा नहीं आएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम कर दो, ये आ जाएगा वी मिनिमम बाई वी मैक्सिमम, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये। अच्छा देखो, इससे पहले अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम का रेशियो कितना लिखा था, जरा बताओ तो, 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो ये एक और रिलेशन बन गया, ये जरूरत पड़ने पे यूज होगा भाई। क्या आ गया, आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम, कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये तो समझ में आई बात, ठीक है। अब यहां से कुछ बातें और हैं, क्या बातें हैं जरा देखो। अच्छा इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्ट रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। आपको फॉर्मूला दे रखा है, आपको सिचुएशन दे रखी है, ये इलिप्टिकल पाथ दे रखा है, ठीक है। इस इलिप्टिकल पाथ में 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, एक पॉइंट ये दे रखा है ए, एक पॉइंट बी ये दे रखा है, एक पॉइंट सी ये दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट है काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ए इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इज बी इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। ऑप्शन 3 है काइनेटिक एनर्जी एट ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट आपके पास क्या, सी। ऑप्शन आपके पास 4 है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, चलो। ये 3 पॉइंट दे रखे, फाइंड द एग्जैक्ट रिलेशन ए बी सी। कोई प्लेनेट, देखो पूरा क्वेश्चन क्या आएगा, पूरा एक प्लेनेट में आपको बोलेगा कि तीनों पॉइंट पे आपको क्या बताओ, बोलो, आपसे बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताओ, आपको पता है, जरा देखो मैंने कहा ना, देखो सन कहां पर है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, सन कहां पर है, यहां पर है, हाँ देखो, सन के ये सबसे पास वाला पॉइंट है, तो इसकी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। फिर कहां पर वेलोसिटी होगी, बी पर, फिर वेलोसिटी कहां पर होगी, सी पर। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां पर है, यहां पर, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा। समझ में आई नहीं आई बात, तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर होगी सबसे ज्यादा, ए पर, फिर कहां पर होगी, बी पर, फिर कहां पर होगी, सी पर। सी पर सबसे कम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी, नॉर्मल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी क्या है, ए पर सबसे ज्यादा है नहीं।
अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा इसी तरीके से बताओ तो। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, बोलो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन। देखो सारे ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे रिलेशन पूछूं, ये कुछ प्लेनेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है, सेम है, ये पॉइंट आपके पास ए है, ठीक है, ये पॉइंट आपके पास ए है, ये कोई आपके पास बी है, ये कोई पॉइंट आपके पास सी है, ये सन है। आपको पता है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो भाई टोटल एनर्जी क्योंकि क्या है, कंजर्व्ड है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से काम कर रहा है। जब टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है तो नॉर्मल सी बात है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे क्या होगी, ये आपके पास अगर काइनेटिक एनर्जी सबसे अगर आपके पास ज्यादा है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बोलो सबसे कम। फिर कहां पर, यहां पर, तो सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा। उल्टा लिख देना रिलेशन को, समझ में आई बात। तो ये रिलेशन समझ में आनी चाहिए प्लेनेटरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी आपको ये समझ में आनी चाहिए, जिस समय प्लेनेट सबसे नजदीक होगा उस समय वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। v इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन करना, ये सन है, एक प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है, तो ये यहां पर सन रखा है, ये क्या है, ये क्या है, सन है, ठीक है। ये एम मास का पार्टिकल है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये एम मास का पार्टिकल है, ऐसे इसके में चल रहा है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। आपसे बोला है, ये जो फिगर आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या है सुन लो, इफ एरिया ऑफ क्या सी आपके पास एरिया ऑफ एस ए बी, क्या दे रखा, फिर से सुन लेना। ये जो सी एस डी जो एरिया है, जो कवर एरिया है, ठीक है, जब प्लेनेट C2 आपके पास डी जा रहा है तो आपको पता है कि सन के रिस्पेक्ट में ये एरिया कवर होगा। फिर जब A2 बी जा रहा है तो ये एरिया कवर होगा। इनमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ये जो एरिया है ये इसका दुगुना है, देन, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रखा, इफ T1 इज द टाइम, T1 is the time taken by planet, T1 is the time taken by planet, to reach, to cover C2D, and T2 is the time taken by planet to reach A to B। A to B जाने में जो टाइम लग रहा है उसका, ये टाइम कितना है, एंड T2 इज अ टाइम, A to B जाने में टाइम कितना लग रहा है, ये लग रहा है कितना, T2। इसमें दिखाई दे रहा है साफ। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, आपसे क्या बोला है, इनमें रिलेशन बताने T1 और T2 में, ठीक है। T1 इक्वल टू T2 है पहली बार टाइम, ऑप्शन बी है T1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2 है, ऑप्शन सी है T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 है, ऑप्शन डी है T1 इक्वल टू T2 बाई 2 है, ठीक है, या T बाई 4 है, 4 है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कैसे करेंगे जरा देखो सुनना। मैंने इसका एरिया मान लो A1 है, इसका एरिया मान लो आपके पास कितना A2 है, इसको C2D जाने में टाइम कितना लग रहा है T1, A to B जाने में टाइम कितना लग रहा है, बोलो T2, कितना लग रहा है T2। तो यहां से मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं, एक रिलेशन तो ये लिख सकता हूं भाई, समझ में, यहां से जरा समझना,
आपको पता है कि जब C2D जाए चाहे A2B जाए, एरियल वेलोसिटी क्या रहनी है, कांस्टेंट। मतलब एरिया डीए बाई dt क्या रहना है, पहली बात कांस्टेंट रहना है। मैंने लिखा था अभी, आपको थोड़ा ध्यान में आ रहा हो, एरिया बाय टाइम जो यहां पर होगा वही एरिया बाय टाइम कहां होगा, A2B होगा। जो एरिया बाय टाइम C2D होगा वही A2B होगा एरिया बाय टाइम। भाई यहां कितना है, एरिया A1 है, ये टाइम कितना T1 है, ये कितना है एरिया A2, टाइम कितना T2। एक रिलेशन आपको क्लियरली इसमें दे रखा, क्या रिलेशन दे रखा जरा बोलो, एरिया ऑफ CSD। एरिया ऑफ CSD मैंने क्या बोला, A1 बोला है। ये कितना है, दुगना है किसका, बोलो A2 का। तो क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ क्या लिख सकता हूं, A2 इक्वल टू क्या, T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई कितना बोलो, T2। तो यहां से A2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से T1 की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 2 टाइम्स ऑफ T2। T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ T2। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया बाय टाइम करना होता और कुछ नहीं। कितना आ जाएगा फिर, T1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए। केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है, ये भी ध्यान में रखना। केपलर सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें नोट करके लिख देना एक पॉइंट, केपलर्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए अब इसमें केपलर थर्ड लॉ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा केपलर थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ क्या है जरा देखो। केपलर थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपके पास क्या है, समझने की कोशिश करिए, कोई प्लैनेट सपोज के लिए इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी सेमी मेजर एक्सिस आपको पता है, ये मेजर एक्सिस आपको पता है, मेजर एक्सिस का अगर मैं बोल दूं ये R1 है, और ये पॉइंट अगर ये A है और ये B है, जरा समझने की कोशिश करना, ये R2 है, ये क्या है, सन। ठीक है, तो ये लॉ कहता क्या है, ये कहता है कि भाई टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो स्क्वायर होता है, मतलब जो एक टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का जो स्क्वायर होता है, ये इलिप्टिकल पार्ट में होता है। ये जो मेजर एक्सिस है इसके सेमी, मतलब इसका आधा जब करेंगे, मीन मतलब इसका R1 प्लस R2 करके जब इसका मीन निकालेंगे, इसके क्यूब के प्रोपोर्शन होता है। लेकिन आपके उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास क्यूब वाले, ये इलिप्टिकल पाथ वाले नहीं आते हैं, आपके उसमें आते हैं सर्कुलर पाथ वाले। मतलब उस समय R1 इक्वल टू कितना हो जाता है, R2। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मैं क्या बोलूंगा, 2R1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, या फिर R बोल सकते हो, कितना आ जाएगा ये 2R1 हो जाए, R2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा R क्यूब। ठीक, या फिर आप लिख सकते, मतलब ये किसके लिए बात हो रही है, सर्कुलर पाथ के लिए। अगर कोई प्लेनेट किसमें घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस कितनी है R। लेकिन लॉ किसके लिए है, इलिप्टिकल पाथ के लिए। क्या होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, टी स्क्वायर के आर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आना। लेकिन ये फोर्स, ये ध्यान में रखना है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब ये उन्हीं सिचुएशन में अप्लाई होगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं काम कर रहा है, कोई रैंडम फोर्स है, मतलब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, ओनली व्हेन एफ कैसे वेरी कर रहे हैं, के बाई आर स्क्वायर।
के बाय आर स्क्वायर मतलब के क्या है, कांस्टेंट है, के जी 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 m1 m2 मान सकते हो, ठीक है। ये जब व्हेन फोर्स किस टाइप का होगा, एफ बाई के स्क्वायर, के बाई आर स्क्वायर। अगर मान लो फोर्स कैसा हो जाए, इफ फोर्स इन जनरल मैंने बोल दिया के आर की पावर एन, फोर्स कैसा हो के आर की पावर एन, देन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऐसा नहीं होता भाई। देन उसमें टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैसा होता है ये भी बता दे रहा हूं, ये होता है टी आर की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू के साथ वेरी करता है। कैसी वेरी करता है, टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर आपके पास क्या, एन प्लस वन बाई टू। आप अदरवाइज फिर वो सर्कुलर पाथ कंसिडर करके पूरा प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देखो सुना, अगर एन की वैल्यू अगर इस सिचुएशन में देखूं, मैंने कहा ये किसके लिए वैल्यूड है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू के आर क्यूब किसके लिए वैल्यूड होता है, जब कौन सा फोर्स, जब फोर्स कैसा होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है जरा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं यहाँ k बाई आर क्यूब हो गया कोई फोर्स, देन उस कंडीशन में आपको ये बता दूं, फोर्स उस समय आपके पास जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा वो ये होगा t प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n प्लस वन बाई टू। क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने यही लिख दिया फिर से टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये कब होता है, सिर्फ जब फोर्स कैसा होता है ऐसा। हाँ, इसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या कहा मैंने, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब इसमें जरा देखना आगे, नेक्स्ट जरा देखो, तो पहली बात तो ये, यहां से क्या डिस्कशन पता चल रहा है कि अगर मैं इसी को दोबारा देख रहा हूं, इसी में आर की पावर कितना आएगा, अगर उस तरफ ले जाऊं तो 3/2, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1.5। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, आर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बोलो टी, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिलेशन ही है। ध्यान में रखना, जो प्लेनेट जितना दूर होगा सन से, उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ज्यादा आएगा। मतलब जो सन के पास में होंगे वो उनका प्लेनेट, जो प्लेनेट जो सन के पास में प्लेनेट, उनका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर आपने देखा होगा, हो सकता है मरकरी का अगर देखोगे तो उसमें 84 डेज मिलेगा। मतलब अगर आप देखोगे उसमें नेट में सर्च से मानना देखना, तो मतलब जब मरकरी जो है आपके पास क्या सन के अबाउट घूम रही होगी, जैसा अर्थ का कितना होता है, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को, 365 दिन लगता है, नहीं लगता है, या फिर एक साल जिसको बोलते हो, एक साल या 365 दिन। या फिर अगर आप दूसरे प्लैनेट्स को अगर देखोगे ना, तो उनको कम, अगर जो सन के ज्यादा पास होंगे उनको एक चक्कर सन का पूरा करने में उसको कम टाइम लग रहा होगा, अगर जो सन के पास में होंगे, और सन के जो दूर होंगे उनको एक चक्कर पूरा करने में क्या लग रहा होगा, ज्यादा टाइम लग रहा होगा। इसका मतलब ये है, समझ में आई बात। इसमें एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, लास्ट है, if the earth 1/4 of its, ठीक है, if the earth 1/4 of its present distance from the sun, then the duration of the year would be, ठीक है। मतलब अगर क्या हो, जो अर्थ है वो सन के पास चला जाए, मैंने आपको कहा ना कि सन से जो प्लेनेट जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, मैं उसको एक चक्कर लगाने में उतना कम लग रहा हो, उतना ज्यादा लग रहा होगा टाइम। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जरा देखो, सन के अगर दूर होगा तो वेलोसिटी बहुत कम होगी, वेलोसिटी अगर बहुत कम होगी तो एक चक्कर पूरा करने में क्या लगेगा बोलो, ज्यादा टाइम लगेगा। समझ में आई नहीं आई बात। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, v इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। तो पहला है 1/4 ईयर, ऑप्शन बी है 1/2 ईयर, ऑप्शन सी है 1/8 ईयर, ऑप्शन डी है 1/16 ईयर, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। पहले सन जरा देखो, ये सन है,
ये क्या कौन है जरा बोलो? अर्थ। ये क्या है? अर्थ। अभी अर्थ को इसके मैंने कहा ये रेडियस कितनी है? आर है सपोज कर लो, ये कितनी है? आर। तो बाद में ये R1 मान लो, इसको पूरा एक चक्कर पूरा करने में भी टाइम कितना लग रहा है बोलो? T1। कितना लग रहा है? T1। ठीक। बाद में ये अब अगर लॉ लिखूंगा तो क्या आएगा? T1 क्या आएगा बोलो? K R1 का क्या आएगा? क्यूब आएगा, पहला आएगा। दूसरा अगर मैं लिखूंगा, मतलब जब ये कितना पास आ गई, ये सन है, ये क्या आ गया बोलो? पास। बोला ना, इफ द अर्थ 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, 1/4 मतलब R2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? R1/4। और इसको एक चक्कर पूरा करने में मैंने कहा टाइम कितना लग रहा है? T2। देन अब आपको पता कि एक चक्कर जब पूरा करता तब एक साल होता है, मतलब जब अगर इस सिचुएशन में। लेकिन बोलते जब अर्थ आपके पास एक चक्कर सन का राउंड पूरा कर लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक साल बोलते हैं। लेकिन अब कितना साल आपके पास? अब ये जो आपके पास जो साल रहेगा वो कितने टाइम का रहेगा, ये पूछ रहा है आपसे। बात सुनिए, नया ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? ये जो ईयर की है नई ड्यूरेशन क्या हो जाएगी बोल रहा। जैसे अभी 12 महीने का होता है, नॉर्मल सी बात है, अब कितना रह जाएगा पहले के कंपेयर में? ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या रूल आएगा? T2 जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा बोलो? K R2 का क्या आएगा बोलो? क्यूब आएगा। अगर दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R1/R2 का क्या आ जाएगा? ये क्यूब आ जाएगा, क्योंकि K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। K से K क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल आउट। अब T1/T2 अगर आप इसको होल स्क्वायर करोगे तो R1/R2, R1 की वैल्यू क्या है जरा बोलो? R1 ही है, ठीक है। और R2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है? R2 की वैल्यू कितनी हो चुकी है बोलो? R2 की वैल्यू हो चुकी है R1/4। तो कितना आ जाएगा? R1/4। तो 4 कहां जाएगा? ऊपर। इसका क्या कर लेंगे बोलो? क्यूब। कर सकते हैं। इफ द अर्थ 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस बोला, कितनी हो चुकी है? प्रेजेंट डिस्टेंस का। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 64। तो अगर मैं T2/T1 अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये सॉल्व करो इसको तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 1/8 ऑफ कितना आएगा? T1। T1 क्या है? T1 है पहले कितना लगता था? एक साल लगता था। पहले कितना लगता था बोलो? एक साल। अब कितना लगेगा बोलो? 1/8 ईयर। कितने? वो T1 की वैल्यू क्या है? 1 ईयर। पहले जब जो डिस्टेंस, अभी अगर फिलहाल के लिए अगर बात करूं, अभी डिस्टेंस कितनी है? पहले आपके पास डिस्टेंस थी, आपके पास जो भी R1 है उस समय कितना लगता है? कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगता है? एक साल लगता है। अगर उसको 1/4 कर देंगे तो फिर कितना लग रहा है? 1/8 टाइम्स ऑफ T1। तो मतलब एक साल का 1/8 हो जाएगा टाइम। अब वो आपको, अब वो क्या कर लेगी बोलो? जल्दी पूरा कर लेगी एक चक्कर। टाइम क्या घट चुका है एक चक्कर पूरा करने का। नॉर्मल सी बात है, पास जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो उसको एक चक्कर पूरा करने में क्या लगेगा बोलो? कम टाइम। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।